देखो, सबसे पहले मैं बताऊँगी प्रीलिम्स के लिए हमें सोर्सेज़ क्या रखने चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देन जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो मैं ले लूँगी। क्योंकि ऐसे इंडिविजुअली लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं तो मुझे लगा एक बार स्ट्रैटेजी और सोर्सेज़ के साथ ही क्वेश्चंस ले लूँगी जिसके जहाँ पर जो कन्फ्यूजन है। ठीक है? आई होप सबको प्रीलिम्स का सिलेबस पता होगा। अगर कोई 2026 या 27 वाला भी देख रहा है, मतलब 26 वालों को नहीं, 27 या 28 का भी देख रहा है, तो सिलेबस हमारा प्रीलिम्स का हमें सबसे पहले देखना है। ठीक है? सिलेबस में मेजरली जो सब्जेक्ट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, देन एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल, ये सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है? देखो, सोर्सेस जो हैं उसकी कमी नहीं है। प्रॉब्लम यही है, जब हमारे पास जीवन में ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम भी होती है कि हम चूज़ क्या करें। जब ऑप्शंस नहीं होंगे तब सॉर्टेड रहेगा कि भैया ऑप्शन ही नहीं है, एक इन्होंने बता दिया वही पढ़ लेते हैं। लेकिन क्योंकि आज के समय में ऑप्शंस इतने सारे हैं कि हम भटक जाते हैं। कोई कुछ और बताता है, किसी का सिलेक्शन कुछ और पढ़कर हो रहा है, किसी का सिलेक्शन कुछ और पढ़कर हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, जो भी अच्छे सोर्सेज हैं उनका जो कंटेंट है वो सिमिलर है। ठीक है? अब हम बात करेंगे सोर्सेज पर। ठीक है? सोर्सेज क्या होने चाहिए हमारे? स्टैंडर्ड किताब हमारी एक सोर्स होनी चाहिए। स्टैंडर्ड किताब या फिर किसी स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स। ठीक है? जो थोड़ा सा ढंग से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करे और आपको इस लायक बनाए कि आप प्रीलिम्स तो क्रॉस कर ही लें लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। ठीक है? ऐसा ना हो कि सिर्फ फैक्ट्स ही बता दें, ऐसा ना हो आपको ओवरडोज ऑफ कंटेंट दे दिया जाए। देन दूसरी चीज़ आती है हमारी स्टैंडर्ड सोर्सेज के साथ या फिर स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स के बाद आता है हमारा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही 2024 में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए और 2025 में उससे पूछ लिए गए, बट देन चाहे जो भी सीन हो लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हम स्टैंडर्ड सोर्सेज के साथ पीवाईक्यूज ज़रूर देखेंगे। क्यों देखना होता है पीवाईक्यूज को? क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? और कई बार सेम भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस उठाकर। कई बार हमको थीम्स पता चल जाती हैं कि अच्छा पॉलिटी में शेड्यूल्स ही बार बार पूछते हैं, पार्ट्स ही बार बार पूछते हैं। तो जब हम पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि किस चीज़ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? इतनी बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक अच्छा सोर्स है स्पेक्ट्रम की किताब। ठीक है? एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज को रेफर किया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है? ज्योग्राफी के लिए महेश बरनवाल एक किताब है जिसको रेफर किया जा सकता है, लेकिन कई बार किताबों से हमको समझ नहीं आता है। ठीक है? तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव इज किसी स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स। कोचिंग के नोट्स में जैसे लोटस अराइज कर एक वेबसाइट है। ठीक है? या फिर पीएमएफ आईएएस की वेबसाइट है। ठीक है? उनके नोट्स मिलते हैं। उनके नोट्स यूपीएससी के लेवल के मिलते हैं और बहुत डिटेल्ड हैं। तो अगर उनको आप रेफ़र कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सब कुछ ना पढ़ें, क्योंकि हमको लगता है कि हमने कोई किताब ली है तो उसको पूरा पढ़ेंगे तभी सेलेक्ट होंगे। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस हिसाब से हमको टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लेना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं, वरना आप किसी यूपी पीसीएस स्पेसिफिक कोचिंग के नोट्स भी ले सकते हैं। उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी। पॉलिटी के लिए रेफर कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को। लक्ष्मीकांत बढ़िया स्टैंडर्ड किताब है, अपने आप में नोट्स के फॉर्म में है, उसको आपको पढ़ना ही है। पॉलिटी के लिए कोई दूसरा जाना ही नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस कोचिंग के नोट्स मिलते हैं, बुकलेट मिलती है और पीएमएफ आईएएस की भी बुकलेट मिलती है। अगेन इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। जब पीवाईक्यूज देखोगे तो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस कुछ बचकाने आते हैं और थोड़ा सा हमें रेपिटेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि चेंजिंग पैटर्न है, ज़रूरी नहीं है कि वही बचकानी चीज़ें आती रहें। और थोड़ा सा हमारी दिमाग भी खुल जाए चीज़ों को लेकर कि हम मेंस भी देंगे, हम सिर्फ प्रीलिम्स की साइकिल में तो चल नहीं रहे, तो थोड़ा सा इसको पढ़ा जा सकता है। अगेन इसको भी पूरा नहीं पढ़ना है, मोटी किताबों को देखकर डरना नहीं है और पूरा नहीं पढ़ना है। साइंस के लिए ल्यूसेंट साइंस की एक किताब आती है, उसको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज घटना चक्र के पीवाईक्यू से ही साइंस हो जाएगी। इसके बियॉन्ड हमें साइंस के लिए कुछ और नहीं करना है। इसके लिए कोई भी ऐसा कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है नोट्स की, ना ही किसी यूपीएससी वाले कोचिंग के नोट्स की ज़रूरत है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक हमारा ल्यूसेंट साइंस की किताब से और पीवाईक्यू से हो जाएगा। देन आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को जब देखोगे तब पाओगे कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं कि बजट पूछ लिया, जो चीज़ें करंट में चल रही होंगी वो ज़्यादा पूछी जाती हैं।
ठीक है। तो हमको क्या करना है इकोनॉमिक्स में कि हमको जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो हमको स्मार्टली यूट्यूब का फ़ायदा उठाना है और यूट्यूब के माध्यम से चीज़ों को देखना है। जो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं है उसको किसी ना किसी ने समझा रखा होगा। तो यूट्यूब की फ्री में ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ। एक चैनल है एग्ज़ाम क्वेस्ट, ठीक है, उनकी बहुत सारी मैराथन क्लासेस हैं। 3-4 साल पहले उन्होंने कई सारी मैराथन क्लासेस डाली थी। उसमें उनकी एक इकोनॉमी की मैराथन क्लास है और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को बता रखा है, क्योंकि इकोनॉमी सबसे एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जो हमको समझ नहीं आता है। तो अगर आप इकोनॉमी से डरते हैं तो उनकी वो मैराथन क्लास को रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा कोई किताब मोटी मोटी बहुत सारी किताबें हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी ठीक ठाक कोचिंग के नोट्स रेफर कर लो, ठीक है। और PYQs तो देखना ही है, कॉन्सेप्ट्स हमको यूट्यूब से समझ में आ जाएंगे। देन पार्ट आता है यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल के लिए एक घटना चक्र की किताब आती है, स्पेशल कोर फैक्ट्स कर कर, उसको रेफर किया जा सकता है, ठीक है। तो देखोगे कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर मैंने कोचिंग के नोट्स को इंपॉर्टेंस दी है। कोचिंग के नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि वो लोग नोट्स बना कैसे रहे हैं, वो बना रहे हैं स्टैंडर्ड किताबों से। और स्टैंडर्ड किताबों में हमको ढूंढना पड़ता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन कोई ढंग की कोचिंग वाला है तो उसने मेहनत कर ली है ये वाली, उसने उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही निकाल कर दी हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमने सोर्सेज की बात कर ली। इन सोर्सेज के साथ आपको क्या करना है, PYQs को ज़रूर देखना है। PYQs के लिए अगेन सोर्स कौन सा हो सकता है, तो PYQs के लिए हमारा सोर्स होगा घटना चक्र। अगेन एक अच्छा सोर्स है। घटना चक्र की किताब में PYQs उन्होंने सेग्रीगेटेड फॉर्म में दिए हैं। सेग्रीगेटेड मतलब कि मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले जैसे चैप्टर में पढ़ते हो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ, कि सबसे पहले यूरोपीय आए, तो जो उनके PYQs होंगे वो भी इसी तरीके से उन्होंने ईयर वाइज ना देकर टॉपिक वाइज बांट दिए है। तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए और एडवेंट ऑफ यूरोपियन से भी क्या क्वेश्चंस पूछे गए। और साथ में घटना चक्र में एक चीज़ और अच्छी है कि वहाँ पर यूपी पीसेस के क्वेश्चंस तो हैं, आस पास वाले जो पीसेस हैं, हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, इनके क्वेश्चंस भी हैं और UPSC के क्वेश्चंस भी हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा PYQs का कलेक्शन हो जाता है, जिसको आपको एक स्टैंडर्ड किताब के साथ मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। देन ये दोनों चीज़ें कर ली, एक सोर्स बना लिया अपना बेसिक, एंड देन दूसरी चीज़ हमने कर ली PYQs। इसके बियॉन्ड क्या करना है, क्या सिर्फ इतने से निकल जाएगा? देखो अगर इसी को तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इतना रट लिया, इतने बढ़िया से कर लिया कि हम कुछ भूल नहीं रहे, कि हमने जो भी एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ कर रखा है वो हमें इतना लर्न हो गया है कि हमको कोई भी रात में उठाकर आर्टिकल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हमने उसको लिख लिख कर लर्न कर लिया है, तो इतने से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना इतना कम नहीं है, अपने आप में सफिशिएंट है। सबको करना क्या होता है, एक सोर्स को रखना होता है और PYQs को रखना होता है। बट देन इसके बियॉन्ड करने की क्या ज़रूरत है, इसके बियॉन्ड आपको ये करना है कि आपको टेस्ट सीरीज़ कर सकते हो। बट देन टेस्ट सीरीज़ भी अलग अलग तरीके की होती है। कुछ होती हैं फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, और कुछ होते हैं सेक्शनल टेस्ट। तो जब अगर आप 2026 वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका 26 का एग्ज़ाम पास आने लगेगा, आपको डेट पता चल जाएगी। अभी तो डेट भी नहीं पता है। तो जब डेट पता लग जाएगी तब क्या करोगे, तब कहीं पर भी फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि हम 50 दे रहा है कोई, हमको 100 दे रहा है फुल लेंथ टेस्ट, तो हम 100 फुल लेंथ टेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। वरना इतना सारा कंटेंट रहेगा कि सब में खो जाओगे। हमें क्या करना है, मैक्सिमम 15-20 टेस्ट कोई भी प्रोवाइड कर रहा हो ठीक ठाक जगह का, उसको ज्वाइन करना है। तो उस फुल लेंथ टेस्ट से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कोई हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर उन टेस्ट में मिलेगी तो हम अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के टाइम पर अगर प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो तो कुछ सेक्शनल टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कि हमने मान लो आज पॉलिटी का सिटीजनशिप वाला पार्ट पढ़ लिया है एक पार्ट, तो उससे संबंधित अगर हम सेक्शनल टेस्ट करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भैया हमने जो पढ़ा है हमको कुछ याद भी है कि नहीं। तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगा रहेगा, समझ में आता रहेगा हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई सोर्सेज की। और सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट से हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपको जो भी आपकी नोट्स की कॉपी है वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। जो भी मैंने सोर्सेज बनाए हैं कोचिंग के नोट्स ये वो, अगर आप चाहें तो आप उससे के नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन कई बार वर्किंग लोग होते हैं, नहीं बना पाते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि नोट्स बनाना अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में आप उसी किताब से ही रेफर कर कर पढ़ सकते हैं और जो चीज़ ना लर्न हो रही हो उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा।
करंट अफेयर्स की भी एक लास्ट बात कर लेती हूँ, देन आपके क्वेश्चंस लूँगी। करंट अफेयर्स का क्या करना है? देखो, करंट अफेयर्स में अभी से हमको लर्न नहीं करना है कि कौन नियुक्त हुआ, कौन किसकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ। ये अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो उस समय के जो महीना पास के होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी कोई नियुक्त हुआ होगा फिर 2 महीने बाद बदल जाएगा तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमको ऐसी मेहनत नहीं करनी है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो। हमको ऐसी मेहनत करनी है जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सके। आप में से जितने भी लोग सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं और प्रीलिम्स की शुरुआत करी है, उस केस में भी आपको करना क्या है, और जो दूसरी कैटेगरी में है पहले पढ़ चुके हैं उनको भी करना क्या है, थोड़ा सा न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करो। न्यूज़पेपर को पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो एडिटोरियल्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन एडिटोरियल्स कई बार पढ़ना बहुत टफ होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नींद आने लगती है, समझ ही नहीं आता कि उससे हम क्या करेंगे। अगेन हमको लेना है यूट्यूब की हेल्प। बहुत सारे लोग एडिटोरियल एनालिसिस निकालते हैं, जो भी ठीक लगे। 2-4 दिन एक्सपेरिमेंट कर लो, पूरे यूट्यूब में भरमार पड़ी हुई है, जो सबसे सही लग रहा है उसको पकड़ लो और रोज़ अपने दिन का रूटीन बना लो कि हमको एडिटोरियल एनालिसिस सुनना है, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा अरे इससे तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पूछे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली इससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपकी अभी से हेल्प करेंगे एक डेवलप करने में माइंडसेट कि कैसे सोचा जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स तो पढ़ना नहीं है, मेंस के लिए भी तैयार करना है हमको अपने आप को। मेंस अगर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा। तो मेंस के लिए थोड़ा सा एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए होता है। देश दुनिया में क्या इवेंट्स चल रहे हैं, उसमें क्या अच्छाई हो रही है, क्या बुराई हो रही है, उसमें किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उसको समझने के लिए एडिटोरियल एनालिसिस को आपको अपने जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लेना है। अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं तो एनालिसिस देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एडिटोरियल्स नहीं पढ़ पाते हैं, जो मेजॉरिटी नहीं कर पाती, इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करती हूँ इनिशियली स्पेशली, तो हमको एडिटोरियल एनालिसिस रोज़ सुनना है, ठीक है। तो हम एक तरीके से करंट अफेयर्स में जो देश और दुनिया में मोटे मोटे इवेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स, उससे हम टच में बने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमसे कोई पूछ रहे तो हमको पता ही नहीं कि अरे यार बिहार में इलेक्शंस भी हो रहे थे क्या। जब एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो उसमें जो करंट की चीज़ें चल रही हैं वही उसी से संबंधित एनालिसिस आता है, ठीक है। देन उसके बाद जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, उसके लिए कुछ लोगों को बहुत डर लगता है कि भाई अगर अभी हमने नहीं पढ़ा तो फिर हम एक साथ नहीं लर्न कर पाएंगे। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, बट देन करंट अफेयर्स में उन पर फोकस करो जो चीज़ें जैसे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर सकें। तो मैं फिलहाल की कंडीशन में ये कहूँगी कि वीकली करंट अफेयर्स या फिर मंथली करंट अफेयर्स देखो, ठीक है। कहीं पर भी जो भी सही लगे वो देख सकते हो। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं मंथली करंट अफेयर्स लाने लगूँ, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि हम रोज़ अभी से ये वन लाइनर करंट अफेयर्स को 1-1 2-2 घंटे दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। वीकली एक बार देख लो कि एक बार नज़र घूम जाएगी किसी यूट्यूब के चैनल में, वरना इसके लिए मैगजीन्स आती हैं। प्रतियोगिता दर्पण एक अच्छी मैगजीन है, क्रॉनिकल की मैगजीन है, हिंदी मीडियम वालों के घटनासार की मैगजीन है, ठीक है। ये मैगजीन्स को करंट अफेयर्स के लिए मंथली के लिए रेफर किया जा सकता है। रोज़ के करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरियल देखना है, वो करंट अफेयर्स नहीं, करंट इवेंट्स का एनालिसिस आपको देने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपकी फ़िलहाल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, मैं ये मान के चल रही हूँ जो भी यहाँ पर हैं 8-10 लोग, सबका प्रीलिम्स पहली बार होगा, ठीक है। अगर आपका पहली बार प्रीलिम्स है तो आपको फ़िलहाल प्रीलिम्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि आपको चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं। तो प्रीलिम्स का पढ़ोगे, दिन में स्ट्रैटेजाइज करो कि भाई हमें अगले 20 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करनी है, या फिर नहीं 20 में हो पा रही है, 25 दिन में, आज 4 चैप्टर पढ़ने हैं, कल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, देन हमको 25 दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि पहली बार पढ़ना है, ऐसे इतना ईजी नहीं होता, रिटेन भी करना होता है, 1-1.5 महीना भी कई बार लग जाता है। तो कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ ऐसे पढ़ो कि हाँ पहली बार में हमको चीज़ें समझ में आए। ऐसा ना हो कि हम दुनिया को दिखाने के चक्कर में एक बार हमने पूरा पढ़ लिया लेकिन आता हमको कुछ भी नहीं। अगर तुमको पहली बार में पढ़कर भी 20-30% चीज़ें समझ में आ रही हैं, लर्न हो रही हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। पूरा नहीं लर्न होगा, ना ही पूरा सब कुछ समझ में आएगा, वो बार बार हमको रिविजन करना पड़ता है, तब आता है। अब दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं और उनको चीज़ें पता है, ठीक है। उनको मैं ये कहूँगी कि अगर आप प्रीलिम्स का पढ़ चुके हैं, आपको चीज़ें आती हैं, तो अभी दिसंबर तक एटलीस्ट थोड़ा सा मेंस को फोकस करो, और प्रीलिम्स को इतना ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स की अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है, डेट नहीं आई है, और इस वाले टाइम को हम मेंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वरना प्रीलिम्स और मेंस की ये जो साइकिल है उसमें समझ ही नहीं आता कब पढ़ें कब ना पढ़ें, ठीक है। चलो, तो दिन में हमारा
स्ट्रैटेजाइज होना चाहिए, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, और साथ में एक एडिटोरियल एनालिसिस, ये हमारा हर दिन का शेड्यूल होना चाहिए। इस हिसाब से हमको पूरा अपना अगर हम बना सकते हैं तो बना ले 3 4 5 महीने का कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स एक बार कब कंप्लीट हो जाएंगे। एंड देन वीकेंड्स को हमेशा खाली रखना, ताकि वीक में जो भी पढ़ो उसको रिवाइज कर सको। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आई थिंक मैंने बता दिया है जितनी भी मोटी मोटी चीज़ें थी। अब जिसके क्वेश्चन हैं वो ले लूँगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस नंदिनी बताइए। मैम प्रीलिम्स और मेंस को कैसे साथ में लेकर चलें? देखो यस, प्रीलिम्स और मेंस को फिलहाल अगर बैलेंस कर पा रहा है इंसान तो कोशिश करे दिन का 70% दिन का जो है वो दे एटलीस्ट मेंस को। ठीक है, अगर उसने प्रीलिम्स पढ़ रखा है, जो प्रीलिम्स नहीं पढ़ रखे हैं उनके पास मेंस का ऑप्शन नहीं है, उनको प्रीलिम्स ही पढ़ना है। लेकिन जो लोग प्रीलिम्स पढ़कर आए हैं, अभी भी देकर आए हैं, उन्होंने काफ़ी सारा टाइम दे रखा है अपनी प्रिपरेशन को, वो ये वाला टाइम अपने दिन का एटलीस्ट 70%, हो सकता है 80% मेंस को दें, और दिन में 20% प्रीलिम्स को दें। और उनको लग रहा है कि नहीं भाई अभी हम प्रीलिम्स नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है, तो वो प्रीलिम्स को रोक भी सकते हैं और वो दिसंबर तक एटलीस्ट मेंस पर फोकस करें, ताकि मेंस हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए। जब हमारा प्रीलिम्स निकले तो हम मेंस रेडी रहे, एटलीस्ट हमारे पास मेंस के नोट्स रहें। ठीक है, ओके मैम। चलो अमृता बताइए। हेलो मैम। जी 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 बताइए। मैम GS 5 और 6 के लिए कैसे प्रिपेयर करें? GS 5 और 6 के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे सोर्सेस है। उसके लिए GS 5 एंड 6 के लिए मैं भी नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आप लोग चाहें तो जनवरी तक रुक सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, GS 5 एंड 6 के होलिस्टिक कंप्लीट नोट्स। ठीक है, अदरवाइज राकेश सारस्वत की किताब है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स भी हैं। बट देन अपने आप में कुछ भी होलिस्टिक नहीं है, तो एक दो सोर्सेज को रेफर करना पड़ेगा। एक राकेश सारस्वत की किताब को बेस बना लो, एंड साथ में एड ऑन कर यस लो मैम। किसी कोचिंग के नोट्स से। ठीक है, मैम कौन सी, मतलब PW का कर सकते हैं? देखो उन्होंने अभी कुछ रीसेंट निकाला हो तो मुझे नहीं पता, पुराना वाला ठीक था, बट देन उसमें भी कई सारी गलतियां थी एंड बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो इतनी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो किसी का प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सब प्रीलिम्स वाला कोई है ही नहीं, प्रीलिम्स कोई पढ़ ही नहीं रहा है? मैम यस प्रियंका बताओ। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी टी का एग्जाम दिया था, बट कट ऑफ में मेरा इतना क्लियर नहीं हो पाया। मैंने आपका मेंस का बोर्ड भी ज्वाइन किया, लेकिन अभी मेरा मेन प्री का जो बेसिक है वो पार्ट अभी पूरा कंप्लीट है। तो आप मुझे बताइए मैं कैसे स्ट्रेटेजाइज करके मेरा प्री भी चलता रहे साथ में, और मैं मेंस की आंसर राइटिंग जो सब लोग करते हैं, जैसे कि मैं वहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ, लेकिन मैं आंसर इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग आंसर देते हैं उनके आंसर मेरे कंपैरिजन काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वो लोग इतना डीपली सोचते हैं, लेकिन मेरा भी प्री का बेसिक ही कंप्लीट नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए। आप थोड़ा देखो प्री अभी तो फिर इस केस में प्री और मेंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, प्री को हम नहीं छोड़ सकते। प्री को हम तभी छोड़ सकते हैं जब हमको थोड़ा सा है कि भैया नहीं हमें आती हैं चीज़ें, हमारा 2 4 मार्क्स से नहीं हो रहा है, हम लगे हैं 3 4 सालों से, और हमको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है। ऐसे केस में जब हमें प्री की बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगे तो फिर हम मेंस में ऐसे जंप नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हम डिवाइड करें। 60% मेंस को लर्न मत करो, मेंस के नोट्स बनाने पर फोकस करो। मेंस का इवेंचुअली चीज़ें हो जाएगी, मेंस में इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा बेसिक तैयार हो जाए, कि हमारे पास चीज़ें हो मेंस की, हमको समझ होनी चाहिए कि भैया मेंस अगर हमारा निकलेगा, भगवान की तरह से मौका मिलेगा देने का, तो हमारे पास पता होना चाहिए कि भाई GS 1 में ये चीज़ें आती हैं, और इस तरीके से थोड़ा सा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर कर इवेंचुअली हम डेवलप कर लेंगे। फोकस करो प्रीलिम्स में 30 40% दो प्रीलिम्स को, और उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पर फोकस करो, क्योंकि जब तक वही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक फिर हम मेंस और इंटरव्यू बहुत लंबी रेस है, ठीक है, उसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो डिवाइड योर डे, अगर 8 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम 5 घंटे दो, बल्कि तुम्हारे केस में बता रही हूँ 4 घंटे दो, 50 50 डिवाइड कर लो। अगर प्रीलिम्स का इतना ही बेस कंप्लीट नहीं है, 4 घंटे डिसाइड करो इतने में जितने हमारे नोट्स बन पाएंगे, जितना हम कर पाएंगे, ठीक है, और बाकी 4 घंटे हम मेंस प्रीलिम्स पढ़ेंगे। ठीक है, लोगों को लगता है कि इस समय एग्जाम नहीं है तो 8 घंटे कौन पढ़ता है भाई, बट ट्रस्ट मी, जब अभी पढ़ोगे, जब एग्जाम नहीं है
तभी इवेंचुअली रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम से पहले हम पढ़ने लगे 8 घंटे तो हो जाएगा। जब एग्जाम 6 महीने दूर है, 8 महीने दूर है, 1 साल दूर है, तब हम पढ़े, तब हम रगड़ेंगे, तब हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। मैम जी मैम। मैम जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे मैंने स्पेक्ट्रम है मेरे पास में, लेकिन मेरे को ना स्पेक्ट्रम से ज्यादा जैसे यूट्यूब पर काफी सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो मुझे उससे ज्यादा समझ में आता है। तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वही यूट्यूब का फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। तो हम किसी भी किताब को भी पढ़ रहे हैं तो लोगों ने चैप्टर वाइज भी पढ़ा रखा है वहाँ पर। तो हम अपना चैप्टर खोलने से पहले उनका देख लें, फिर हम अपना चैप्टर पढ़ें, तो हमको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। ओके मैं आपके एग्जाम हो रही हूँ आपके हिसाब से प्री 2020। क्या प्रियंका, सॉरी? मैम जो 2026 का एग्जाम होगा वो आपके अकॉर्डिंग कब तक हो सकता है प्री का? मतलब मुझे तो लग रहा है कि मई जून तक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, प्रीलिम्स ही जाएगा, देर तक होना चाहिए, मई जून तक जाना चाहिए। मतलब बाकी मेरे पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है। आइडिया लगा रही हूँ कि 2024 का भी नहीं हुआ है और अभी 2026 का नोटिफिकेशन आएगा, तो उस हिसाब से 2-3 महीने के हिसाब से मई जून बोल रही हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। नंदिनी, फिर से याद उठाया क्या? यस मैम। मैम मुझे जैसे हम मॉक लगाते हैं या कोई भी पेपर लगाते हैं तो मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें पूछनी है कि मेरा हमेशा 50-50 ठीक रहता है, मतलब 50% क्वेश्चन ठीक और 50% गलत। और ये चीज़ बहुत टाइम से हो रही है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ पढ़ने की प्रॉब्लम है या अटेम्प्ट करना कोई तरीका होता है या कुछ, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था आई थिंक मैसेज करके, तो आपने बोला था क्लास में पूछ लेना। अच्छा, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हमको लग रहा है 50-50 वाला, तो हम पहले उस पेपर को उठाएं। ठीक है, उसको एनालाइज करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हमको लग रही थी सही हो सकती थी और हमने फिर उसको नहीं किया, या फिर हमने किया और गलत हो गई। ठीक है, जब पेपर को एनालाइज करोगे तो सबसे पहले समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी लेकिन हम रिवाइज नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि जिसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो लगेगा ये सब तो हमारा सुना हुआ है, बट देन वहाँ पर 50-50 क्यों लगता है? क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमको चीज़ें उस लेवल की रटी नहीं होती हैं कि हमें लगता है, क्योंकि जो पढ़कर जाता है वही 2 चीज़ों में कंफ्यूज होगा, जो पढ़कर ही नहीं गया तो उसको तो चारों चीज़ें उसके लिए समान है। लेकिन पढ़ाई का लेवल ये होना चाहिए कि हमें चीज़ें इतनी पक्की हों कि एंड में आकर कन्फ्यूजन ना हो, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रिविजन हमको मल्टीपल करने। तभी जो हमारा आईआरपी का प्रोग्राम भी है नंदिनी, मैंने वीकेंड्स को जी मैम। इसीलिए नहीं रखा है ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें, क्योंकि हम रिवीजन पर फोकस नहीं करते। हमको लगता है भाई जल्दी से 15 दिन में पॉलिटी निपट गई, खुश हो गए। बट देन जो भी हमने 4 दिन में पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, उसको लिख कर देखो। और जब इतना अच्छी तरीके से लिख लिख कर लर्न कर लोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में 50-50 में नहीं फंसोगे। कुछ तो एक्सेप्शंस रहेंगे हमेशा ही। ठीक है। जी मैम। मैम जैसे हम कोई भी मॉक कर रहे हैं तो मतलब उसका कोई एक तरीका है क्या कि हम ऐसे ही मतलब इसको अटेम्प्ट करना है या कुछ भी अपने तरीके से कर सकते हैं कैसे भी? बिल्कुल, कोई भी ऐसा सेट पैटर्न नहीं होता, सबके अपने तरीके होते हैं। बस हमको देखना है कि उसमें कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। उस मॉक का काम बस हमको स्कोर ये नहीं बताना कि भाई हमारे 30 में 30 क्वेश्चन सही हो गए तो हम खुश हो जाएँ। ठीक है, हो सकता है वो इतना आसान हो बच्चों वाला कि सबके सही हो जाए, और ये स्कूल का जी एग्ज़ाम तो है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। उसमें हमको देखना है अपनी पढ़ाई जो हमने पूरे दिन में की है, उसको एनालाइज़ करना है कि हमारी सही दिशा में पढ़ाई थी कि नहीं, और हम क्या चीज़ें भूल रहे हैं, किस पर हमको वर्क करने की ज़रूरत है। बस ये चीज़ें मॉक से लेने की ज़रूरत है फ़िलहाल सेक्शनल वाले। बाकी उसके मार्क्स तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, और ना ही कोई ऐसा सेट पैटर्न होता है जो हमको फॉलो करना होता है। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, शानवी बताइए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, तो पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटी तो हमने पढ़ रखी है, मतलब जितना भी नॉलेज है उसके बेसिस पे। बाकी मेरा 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा। तो अभी जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक हमने जैसे टॉपिक्स जो देखे हैं वो प्रीलिम्स में भी सेम ही है जो मेंस में है। तो पहले हम जैसे एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री अभी मेरा चल रहा है तो एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके मेंस के क्वेश्चन भी देख लिए और उसको सॉल्व कर लिया, और जो प्रीलिम्स में जो पीवाईक्यू आ रखे हैं घटना चक्र से उसको भी देख लेते हैं। तो क्या ये अप्रोच मेरी सही है या फिर जैसा आपने बताया कि पहले अभी प्री पे फोकस करें देखो उसके अभी बाद अभी ही मेंस पे? पढ़ना शुरू किया है ना, पहली बार ही पढ़ रहे हो ना? यस मैम, पॉलिटी पढ़ी हुई है, हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं हाँ, क्योंकि तो सी
अभी ऐसे अगर करोगे तो फिर तो तुम्हारा बहुत एक्सटेंड होता जाएगा, क्योंकि मेंस में बहुत सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मतलब Yes, मैं ma'am. पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करूँगी, एक बार पढ़ लो मॉडर्न हिस्ट्री, देन जब सेकेंड राउंड में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना, तब ये चीज़ कर सकते हो कि प्रीलिम्स के लिए भी रिवाइज कर लिया और फिर मेंस के लिए भी कर लिया। ठीक है, अभी तुम्हें प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री में फैक्ट्स लर्न करने होंगे, क्रोनोलॉजी पढ़नी होगी, बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, उसको एक बार समझ कर पढ़ लो, और एक सब्जेक्ट को हमें कम से कम 10 20 50 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो जब सेकेंड राउंड में पढ़ना, तब मेंस को साथ लेकर कर लेना। ठीक है, Okay, ma'am. वरना Thank you, ma'am. सारी चीज़ों के बीच में झूलते रहोगे। सेग्रीगेशन फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, Thank you, ma'am. चलिए अमृता, कुछ क्वेश्चन है आपका? आपने हाथ उठाया था, चलो फिलहाल आई थिंक हाँ मैम मैंने पूछ लिया। पूछ लिया ना, चलो ठीक है, नीचे नहीं गया था ना, एक बार मैसेज देख लो किसी ने किया है तो। भाई मेंस का रिजल्ट आई डोंट नो, मेंस वाला नहीं है, 2026 के प्रीलिम्स का है। करंट अफेयर्स के लिए अभी अभी मत पढ़ो अभिराज, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी कैसे करंट अफेयर्स को करना है, वो वैसे फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो किसी का कोई, ठीक है चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बचा ना, इसको एंड करते हैं यहाँ पर। एंड प्रीलिम्स पर फोकस करो, प्रीलिम्स को पढ़ाई करो अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, फोमो क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि दुनिया मेंस पढ़ रही है तो हम भी मेंस पढ़ें, पहले प्रीलिम्स तो आए तभी तो मेंस आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट बैलेंस। ठीक है, आपको अपना लेवल पता है और उस लेवल के हिसाब से ही हमको आगे बढ़ना है। चलो ओके एवरीवन, एंड करते हैं इसको, बाय बाय।